बेदी साहब के बारे में सरफराज नवाज साहब को कोई बात याद होगी। सरफराज साहब, मैं तो देखें बेदी साहब के साथ नॉर्थहैम्पटन काउंटी से 3 साल इकट्ठे खेले भी हैं। बेदी था, मैं था, मुश्ताक मोहम्मद थे और ये हम 3 साल इकट्ठे गुजारे हैं काउंटी में। तो मुझे याद है ब्रैडफोर्ड में एक मैच था, तो मुझे एकदम इसने कहा कि साहब इधर आओ। मैं क्या हुआ है? कहता है इधर आओ। मैं गया इसके पास, कहता है सामने क्लॉक देखो, तो पूरे 12 बजे हुए थे। तो कहता है बेदी कि देखो मैं आउट ना करूं, 12 बजे हो तो बड़ी हंसी आई। मुश्ताक को मैंने बताया, तो ये इस तरह का वो जोक्स भी बड़े अच्छे करता था। तो ही वॉज ए गुड मैन। फिर सुबह सुबह उठ के ये बाकायदा अपनी तिलावत जो भी करनी होती थी, सुबह सुबह उठ के ये शुरू हो जाता था। तो उसके बाद दीनी भी था काफ़ी, और उसके बाद फिर मज़ाहिया भी बड़ा था। तो फिर बॉलिंग में तो वर्ल्ड क्लास बॉलर था। तो मैं ये कहूँगा कि 3 साल इसके साथ बड़े अच्छे गुजरे हमारे काउंटी क्रिकेट में। तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। तो अल्लाह ताला उसको जो भी अपना पीसफुल अपना जगह दे जहाँ भी है, तो आमीन आमीन आमीन। और डेफिनेटली इंडिया के लिए बहुत बड़ा लॉस है जब भी लेजेंड्स क्रिकेटर्स जो हैं हमारे पास पहले ही बहुत कम है। तो अल्लाह उन पे रहम करे। शाइन वॉन भी गए, सर उनका तो एब्सोल्युटली, उनका तो मुझे इतना हुआ था, मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी कि शाइन वॉन इतनी कम उम्र में जो है वो इस जहाने पानी से कूच कर गए। अब थोड़ा सा हम वापस आ जाते हैं प्रोग्राम में, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम उदास ना हो, क्योंकि मैं उदास हो रही हूँ यहाँ पे। तो क्या कहेंगे अब यासिर? उदासी पाकिस्तान के हारने से उदास हैं कि वैसे ही उदास हैं? मैं तो रोई थी बकायदा पाकिस्तान के हारने पे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि हो क्या रहा है। वो तो सबके सामने दिखाने के लिए रोई थी ना। मैं घर में मैं भाई हम इतने डूब गए थे, हमारी गाड़ी में भी वो पानी देखे आ रहा था, रोई थी। समझ अच्छा, जो ये वो लाहौर के वो अंडरपास के नीचे से कोई जहाँ में पानी होता था उसमें। ओके। सरफराज साहब, पाकिस्तान के जीत के इम्कानात आपको अगले मैच में क्या दिखाई देते हैं? क्योंकि बकौल एम ए शहजाद साहब, पाकिस्तान की जीत 28 तारीख के बाद है, तो हमारा तो 27 को मुकाबला है साउथ अफ्रीका से। देखें, सबसे पहले तो ये है कि ये जो टीम बनाते हैं ये एक प्रॉपर टीम बनाए। उसमें ये 2 राइट आर्म लेग स्पिनर ही डाल दिए। आप देखें, मैं बात भी की थी कि लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर का ज़रूरत है, और इसमें तो सबसे ज़्यादा विकेटें तो लेफ्ट आर्म ने न्यूजीलैंड के बॉलर ने ली हुई हैं, लेग स्पिनर ने। उसके बाद फिर जो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं उनके गेंद टर्न होते हैं। जडेजा का देख लें कैसे मुश्किल डालता है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए तो मैं हैरान हूँ कि राइट आर्म लेग स्पिनर को इन्होंने डाला है जो कोठे से बॉलिंग करता है, उसकी लाइन और लेंथ ही नहीं बनती। तो उसको अब उसके बाद फिर जो कैप्टनसी है वो भी बड़ी पुअर। आखिर में जो कोठे से बॉलिंग कैसी होती है वैसे जी? ये कोठे से बॉलिंग जो करवाई जाती है, कोठे से देखें जो टॉप आर्म होता है वो ऊपर से आप अगर फिंगर से छोड़ दें, बाकायदा पूरा बेंड करके जोर ना लगाएं, और खड़े खड़े की तरह की बॉलिंग होती है। बाकायदा देखें गर्दन नीचे आनी चाहिए जब बॉल डिलीवर कर रहे हैं, और उसके बाद कमर का भी जोर लगना चाहिए। तो ये कोठे से होता है कि ऊपर सिर्फ आर्म से ही जोर लग रहा है, बस और कुछ भी नहीं। तो उससे तो आपकी लाइन और लेंथ कभी शॉर्ट गिरेगा, कभी फुल टॉस हो जाएगा। एक तो परमानेंट लाइन और लेंथ बन ही नहीं सकती जैसे दूसरे बॉलर की बनती है। तो ये एक तो ये फ़र्क था। और उसके बाद फिर एक राइट आर्म लेग स्पिनर खिलाया है, तो दूसरे की ज़रूरत क्या थी? नवाज को आपको खिलाना चाहिए था, वो वैसे भी इकनॉमिकल रहा है पिछले मैचेस में। तो अगर कोई भी नहीं तो चॉइस तो थी कोई नहीं। बॉलर ही आपके इतने हैं, तेज़ बॉलर आपका जो एक वसीम जूनियर को लेके गए हैं, वो भी एक ऐसा लगता है क्लब क्लास से भी लो स्टैंडर्ड इस वक्त उसका है, ना उसकी प्रैक्टिस है ना कुछ है। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद फिर मिडल ऑर्डर भी आपका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। उसके बाद बैटिंग ऑर्डर देख लें कि 7 नंबर 7 पे आपका मेन बैट्समैन जा रहा है जो हार्ड हिटर है। तो ये सारी जो आपने चीज़ें देखी हैं, इसको तो ओवरकम करना पड़ेगा। फिर मिडल में आके एक बैट्समैन 40 रन कर चुका है, तो 50 जाते जाते वो टेस्ट बैट्समैन बन गया। तो इसके ऊपर तो कोई एक्शन भी होना चाहिए था कि ये वजह क्या हुई है कि एकदम अच्छा भला वो हिट आउट कर सकता है,
तो हिट आउट ही नहीं कर रहा। मैं ये कहूँगा कि ये आर दे प्लेइंग फॉर देमसेल्फ, अपने लिए खेल रहे हैं या पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, ये भी इनसे पूछना चाहिए। और सही उसके भाई। बाद बॉलिंग पे आप बॉलिंग पे आ जाएं। फास्ट बॉलर आपके ऐसे हैं जैसे फ्रेंडली पेस बॉलिंग हो रही है, तेज़ भी अगर हैं तो ऑफ स्टंप के बाहर कर रहे हैं, कट मार रहे हैं, लेग स्टंप के बाहर है, शॉर्ट पिच कर रहे हैं, उसमें पेस ही नहीं। तो ये सारा मैं देख के हैरान हूँ कि, और उसके बाद इनकी स्विंग जो है रिवर्स स्विंग भी गायब हो गई है। तो सारी चीज़ें देखते हुए तो मैं अगर देख रहा हूँ कि आपका ये जो हसन है ये अगर रिवर्स स्विंग कर रहा है तो बाकियों की कहाँ गई? उसी गेंद के साथ तो रिवर्स स्विंग उसके बाद होनी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं हुई। तो एक तो मैं फिर एक कहना तो नहीं चाहता कि कैप्टन को भी फेल करने की कोशिश है। बाहर से लोग बैठे हुए हैं कि ये अपना शाइन को फ्यूचर कैप्टन बनाना चाहते हैं, मेरा ख्याल है वो तो। लेकिन मैं यही कहूँगा रिजवान को अनाउंस कर दें टूर के बाद, ताकि और वाइस कैप्टन कोई भी ना हो, ताकि ये इंसान बने। जी जी बिल्कुल। अच्छा सरफराज साहब, आपने एक बात कर दी है, ये जो कोचेस वाला मामला है, आप एक यहाँ पे हमारे जो प्लेयर्स हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। कुछ प्लेयर्स होते हैं टीम में जो कम्युनिकेशन को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बाहर से कोचेस लाए जाते हैं तो आपको नहीं लगता कि वो कम्युनिकेशन गैप भी होता है, लैंग्वेज बैरियर्स भी होते हैं जिसकी वजह से बात सही समझ नहीं आती? नहीं, ये चीज़ तो है, लेकिन दूसरा ये भी है, हो सकता है क्रिकेट बोर्ड ने कोई ट्रांसलेटर रखा हो, वो साथ बैठता हो, बताता हो कि ये कहा, क्योंकि उर्दू स्पीकिंग भी तो टीम के अंदर आपके कोचेज हैं, एनालिस्ट है, दूसरे हैं। तो ये मेरा ख्याल है वो चीज़ नहीं हो सकती जो डायरेक्ट कह रहे हैं अंग्रेज़ी में और आपको समझ आया पूरी। तो ट्रांसलेटर में भी बीच में थोड़ा सा मुगालता हो जाता है। लेकिन ये मैं कहूँगा कि इन अब कोचों को पूछें कि जो इनके अच्छे बड़े बॉलर थे ये अब ख़राब क्यों हो गए? अच्छी बड़ी बॉलिंग पाकिस्तान की बेस्ट बॉलिंग करते थे पूरी दुनिया में, तो एकदम ये बॉलर इस तरह ऑफलाइन हो गए हैं। तो कहाँ गए आपके कोच वगैरह जो इतनी तनख्वाहें ले रहे हैं?